हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माकी जेनिन क्लैन यानी अपने घर वापस आती है। सबसे पहले उसकी मुलाकात नाओया से होती है, जो उसे देखते ही ताना मारते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। ना तुम्हें जुजुत्सु आता है, ना तुम कर्स्ड स्पिरिट्स देख सकती हो, और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बिगड़ चुकी है। अब आगे क्या करोगी? यूता और मेगुमी के पीछे ही घूमती रहोगी क्या? माकी उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करती है और सीधे अंडरग्राउंड वेयरहाउस की ओर बढ़ जाती है, जहां जेनिन क्लैन के सारे कर्स्ड टूल्स रखे गए थे। रास्ते में माकी की माँ उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम भूल गई हो? औरतों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। इस पर माकी जवाब देती है कि उसके पास वेयरहाउस की चाबी भी है और क्लैन हेड मेगुमी की परमिशन भी। माकी ही थी जिसने मेगुमी को बताया था कि नाओबितो की वसीयत के अनुसार अब वही जेनिन क्लैन का नया हेड है। हालांकि मेगुमी इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन माकी उसे समझाती है कि अगर वह 3 बड़े जुजुत्सु घरानों में से एक का हेड बनता है, तो उन्हें अंदर की सारी सच्चाई पता चलती रहेगी। वेयरहाउस के अंदर माकी अपने पिता ओगी जेनिन को देखकर सन्न रह जाती है। ओगी पहले ही सारे कर्स टूल्स हटा चुका था और उसने माकी की बहन माई पर भी हमला कर दिया था। गुस्से में माँ की ड्रैगन बोन नाम का कर्स्ड टूल उठाती है, जिसे कभी जूझो ने बनाया था। वह इससे ओगी की कटाना तोड़ देती है, लेकिन ओगी अपनी कर्स्ड एनर्जी से माकी पर वार कर देता है। ओगी ठंडी आवाज में कहता है, तुम जानती हो मुझे जेनिन क्लैन का हेड क्यों नहीं बनाया गया था? क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए सिर्फ एक बदनुमा दाग हो। ओगी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों लड़कियों की वजह से ही तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। तुम दोनों मेरे सिर पर लगा एक बदनुमा दाग हो। वरना जूजुत्सु के मामलों में ओगी भी अपने भाई से कम नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत में 2 निकम्मी बेटियां लिखी थीं। इसके बाद ओगी दोनों बहनों को घसीटते हुए एक बंद चेंबर में फेंक देता है और कहता है, इस चेंबर में ग्रेड दो और उससे नीचे के कर्स्ड स्पिरिट्स भरे हुए हैं, जो थोड़ी ही देर में तुम्हें खा जाएंगे। इतना कहकर वह उन्हें अलविदा बोलता है और वहां से चला जाता है। चेंबर के अंदर माई रेंगते हुए माकी के पास पहुंचती है और देखती है कि उसके दिल की धड़कन अभी भी चल रही थी। माई माकी का मुंह खोलती है और अपनी बची खुची सांसें उसे देने लगती हैं। माकी की आंखें एक अजीब सी ड्रीम वर्ल्ड में खुलती हैं, जैसे कोई उसे डूबने से बचा रहा हो। माई बताती है कि वह अपनी कर्स्ड एनर्जी से कुछ भी बना सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी कम है कि वह दिन भर में सिर्फ एक ही चीज बना पाती है। फिर वह माकी से कहती है कि वह उसके लिए कुछ बनाएगी, लेकिन इसकी कीमत उसकी जान होगी। माकी कुछ समझ नहीं पाती और माई को रुकने के लिए कहती है। तभी माई सच्चाई बताती है कि उनका जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी की वजह है। माकी के पास हेवेनली रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी वह कभी तोजी जितनी ताकतवर नहीं बन पाई, क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक ही इंसान माना जाता है। और चूंकि माई के पास कर्स टेक्निक थी, इसलिए माकी को हेवेनली रिस्ट्रिक्शन की पूरी ताकत कभी मिल ही नहीं पाई। माई कहती है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कर्स टेक्निक भी मेरे साथ खत्म हो जाएगी और तब तुम्हें हेवेनली रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। माई माकी को एक हथियार देते हुए कहती है, बस एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। माकी होश में आती है और देखती है कि माई अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जाते जाते वह माकी के लिए सोल कटाना छोड़ गई थी, जिससे माकी सीधे इंसान की आत्मा पर हमला कर सकती थी। माकी अपनी बहन की मौत पर रोने लगती है। तभी कर्स्ड स्पिरिट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर ओगी को एहसास होता है कि किसी ने अचानक सारे कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म कर दिया है। उसे वैसा ही डर महसूस होने लगता है जैसा कभी उसे तोजी से लगता था। वो अपनी कर्स्ड टेक्निक एक्टिवेट करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माँ की बिजली की रफ्तार से उसे खत्म कर देती है, उसी तलवार से जो माई उसके लिए छोड़कर गई थी। पूरे जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बज जाती है। रानता आकर झिंची और नाविया को बताता है, माँ की पागल हो चुकी है, उसने ओगी को मार दिया है। माँ की को रोकने के लिए कुकुरू यूनिट भेजी जाती है। ऐसे लड़के जिनके पास कोई कर्स्ड टेक्निक नहीं होती, लेकिन वे मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं। उनका कैप्टन सोचता है कि माकी ने ओगी को शायद सोते हुए मार दिया होगा। वे सब माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माकी के हाथ में अब ड्रैगन बोन और सोल कटाना दोनों होते हैं। माकी सोचती है कि अगर उसने कभी अपना घर नहीं छोड़ा होता और माई के साथ यहीं रह गई होती, तो शायद उनकी जिंदगी अलग होती। वह अपनी बहन से माफ़ी मांगती है और उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने का फैसला करती है। अगले ही पल माकी कुकुरू यूनिट को गाजर मूली की तरह काट डालती है। तभी चोजरू हे यूनिट का मेंबर अपनी कर्स टेक्निक से इस पत्थर के 2 विशाल हाथ बनाकर माकी को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक का माकी पर कोई असर नहीं होता।
माकी कैप्टन का गला पकड़ती है और जोजोरो का दिल निकालकर उसे भी ख़त्म कर देती है। अब रांता अपनी टेक्निक से माकी को एक जगह पर रोक देता है और जिंची से कहता है, जल्दी इसे ख़त्म करो। लेकिन फिर भी माकी हिलने लगती है, जिससे रांता की हालत बिगड़ जाती है। वह डरते हुए कहता है, अब माकी बिल्कुल औजी जितनी ताकतवर हो चुकी है। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह पूरे जेनिन क्लैन का सफाया कर देगी। जिंची आसमान से लगातार पंचेस बरसाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। रांटा को लगता है कि वे जीत गए हैं, लेकिन अपनी चोटों की वजह से वह खुद ही मर जाता है। धुआं छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि माकी बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। उसके हाथ में जिंची होता है, जिसे वह उठाकर नदी में बहा देती है। इसे देखकर नाओया कांपते हुए कहता है, तुम्हारे सीने में सच में दिल है भी या नहीं? इस पर माकी ठंडे लहजे में जवाब देती है, नहीं, माई अपने साथ मेरा दिल भी ले गई है। नाओया को बचपन से ही सबसे अलग समझा जाता था। उसकी हर जगह ये तारीफ होती थी और सब जानते थे कि बड़ा होकर वही जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। उसे हमेशा टोजी के बारे में बताया गया था कि वह एक लूजर है, जिसके पास ना कर्ज एनर्जी थी, ना कोई वैल्यू। नाओया भी ऐसे लूजर को देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन जब उसने पहली बार टोजी को देखा तो उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा था। अब वही डर उसके सामने फिर से खड़ा था। माकी अब बिल्कुल तोजी जितनी ताकतवर बन चुकी थी और पूरे जेनिन क्लैन का सफाया कर चुकी थी। अब सिर्फ नाओया ही बचा था। नाओया सुपर स्पीड से माकी पर हमला करता है और माकी उसकी मूवमेंट्स को ध्यान से गिनने लगती है। नाओया कहता है, कमज़ोर को हमेशा ताकतवर के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी ने तोजी को सच में समझा है तो वो मैं हूँ और गोजो, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वह लगातार अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है और सुपरसोनिक स्पीड से माकी पर वार करने की तैयारी करता है। एक ऐसा हमला जो एक ही बार में माकी को मिटा सकता था। माकी इस अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसे पता था कि उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, लेकिन नाओया रुक जाएगा। नाओया उसका प्लान समझ जाता है और हमला करने के बजाय सिर्फ उसे टच कर देता है। नाओया जिस भी चीज़ को छूता है उसे उसका 24 IFPS वाला नियम फॉलो करना पड़ता है। ऐसा न करने पर वह 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नाओया को लगता है कि माकी फ्रीज हो चुकी है और अब वह उसे ख़त्म करने वाला है, लेकिन तभी माकी पलटकर कहती है, मैं 24 FPS का नियम फॉलो कर रही हूँ। अपनी नई बॉडी की वजह से माकी समझ चुकी थी कि नाओया 1 सेकंड में 24 मूवमेंट्स करता है। वह घूमकर नाओया के मुंह पर जोरदार मुक्का मारती है, जिससे उसके चेहरे की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। अब सिर्फ माकी की माँ बची होती है। माकी घर के अंदर जाकर उसे भी ढूंढ लेती है और उसे भी ख़त्म कर देती है। हम देखते हैं कि नाओया किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, लेकिन पीछे से माकी की माँ यहाँ आकर उसके शरीर में चाकू घोंप देती है और इस तरह दोनों का अंत हो जाता है। मरते वक्त माकी की माँ सोचती है, शायद मैं खुशनसीब थी कि मैंने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया। माकी अब माई की बॉडी उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मोमो रोती हुई वहाँ पहुँचती है और कहती है कि वह देर कर चुकी है। माकी गाँव माई की बॉडी मोमो के हवाले कर देती है। नरी मोमो माकी से पूछती है, जो अब तुम क्या करोगी? लेकिन माकी कोई जवाब नहीं देती। बाद में हमें पता चलता है कि माकी जेनिन क्लैन के बचे हुए सभी मेंबर्स को भी ख़त्म कर देती है और किसी को भी यह पता नहीं चलता कि यह सब माकी ने किया है। गोजो क्लैन और कैमो क्लैन जेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स को लेना होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।